मॉर्निंग सभी बच्चों को। कल हम अपने प्रकरण महिला सशक्तिकरण में न्याय और समानता की बात कर रहे थे। हमने इसके अर्थ और इसकी आवश्यकता को देखा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम वर्तमान भारत में समानता के बारे में चर्चा करेंगे और आगे सामाजिक न्याय, शैक्षिक अवसरों में समानता और शैक्षिक अवसरों की समानता के अर्थ को जानते हुए असमानता के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो बात करते हैं हम वर्तमान भारत में समानता की। तो हम देखते हैं कि भारतीय जो समाज है वह युगों से असमानता से ग्रस्त था। आज के समय में भी हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं, जातियां हैं, जो संस्कृति है, लोगों की जो भाषा है, वो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है। अतः भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार को सम्मिलित किया गया है, इसका मुख्य कारण ही यही था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर तरह तरह के व्यक्ति और उनकी विचारधाराएं, संस्कृति, भाषा यहाँ सम्मिलित होकर एक समाज और एक राष्ट्र का निर्माण करती है। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं जिससे हम सब समानता के परिदृश्य को समझते हैं अपने समाज में। तो पहली बात है, कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान होंगे। यदि कानून की बात करें तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को राज्य, जाति, समूह, भाषा के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए एक जैसे कानून का प्रावधान रखा जाएगा। सबके लिए एक से कानून और एक ही न्यायालय होंगे। जाति, वंश, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक होटल, कुएं, तालाब, पार्क, सड़क, सार्वजनिक जो भी संसाधन हैं उनको प्रयोग करने का अधिकार समान होगा। यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे पहले के समय में होता था, हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित था, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वह निम्न वर्ग के लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे। तो इस तरह की स्थिति को खत्म करने के लिए हमारे संविधान में इस तरह के मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। छुआछूत का अंत कर दिया गया, जो बहुत बड़ा हमारे समाज में एक श्राप था, जो लोगों को एक दूसरे से अलग करता था, सामाजिक स्तर के अनुसार व्यक्तियों को बांटता था। तो छुआछूत का अंत कर दिया गया। आवश्यक योग्यताएं रखने पर बिना किसी भेदभाव के सभी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है और सैनिक तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। जो भी उपाधियां थी, जैसे जमींदारी, राज्य, इस तरह की जो भी विशेष रूप से उपाधियां थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करती थी, तो इस तरह की उपाधियों को समाज से खत्म कर दिया गया। केवल कुछ ही ऐसी उपाधियां यहाँ पर रखी गई जो सैनिक और शिक्षा से संबंधित थी। राज्य की ओर से ऐसी उपाधियां नहीं दी जाएंगी जिनसे सामाजिक भेदभाव पैदा हो। तो ऐसा हमारे संविधान में ये सारी समानता से सम्मिलित अधिकार सम्मिलित किए गए जो हमें मिले, जिसके कारण हम सभी को ये लगता है कि हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, हम एक दूसरे में अंतर नहीं है, हम भारत के निवासी हैं, हमें ये अधिकार मिला है। व्यक्ति विशेष में अगर हम अंतर की बात करें, तो जब हम असमानता के अर्थ को देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्राकृतिक और सामाजिक दो तरह से व्यक्ति के अंदर असमानता के गुण होते हैं। तो इस कारण से कि इन सभी बातों को हम अगर ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक समता दोनों से संबंधित है ये बातें। और ये सत्य भी है कि भारत में कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना जाना चाहिए। जाति, वंश, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य नागरिकों के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। परंतु हम यह भी देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में सामाजिक असमानता आज भी बनी हुई है। उच्च जातियां अछूतों के
साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। गाँवों में आज भी हम देखते हैं कि जो भी हरिजन वगैरह हैं उनको अनेक ढंगों से सताया जाता है, लेकिन आज के समय का यदि हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी है। तो हम देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है मुख्य रूप से, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक असमानता समाप्त होने के बजाय तीव्रता से बढ़ी है। दिन प्रतिदिन अमीर और अधिक अमीर होता गया है और निर्धन दिन प्रतिदिन निर्धन होते चले गए। तो इस तरह से हमारे समाज में जो भी समानता का कारण है, तो वर्तमान भारत में समानता को देखें तो संविधान के अंतर्गत हमें मूल अधिकारों से कुछ इस तरह की समानताएं मिली हैं जिससे हमें अपने समाज में स्वतंत्रता से रहने का और समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार मिला है। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में समय के साथ अनेक रूढ़ियां और कुप्रथाएं चलती थी। इनमें एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी जाति प्रथा, क्योंकि प्राचीन भारत में व्यवसाय के आधार पर समाज को जातियों में विभाजित किया जाता था और उनसे धीरे धीरे इतना विकृत रूप ले लिया कि ऊंच नीच की भावना हमारे समाज में घर घर में व्याप्त हो गई। देश में लगभग 2800 जातियां हो गई और इन जातियों में उच्च जातियां जो भी थीं वह सुविधाओं का उपभोग करती थीं, जिन्हें जनजाति, अनुसूचित जाति, आदिवासी आदि कहा जाता है। उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इन आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा गया। जनतंत्र में ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार की बात की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, समाज में उनका समान रूप से स्थान होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। इस दृष्टि से हमारे संविधान में पिछड़े वर्ग को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए शिक्षा प्राप्ति से लेकर नौकरियों तक में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका परिणाम हमें लंबे समय के बाद प्राप्त हुआ। हमने देखा कि बालक और बालिकाओं को विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए गए और हरिजनों के लिए विद्यालय स्थापित किए गए। ऐसे अनेक परिवार हैं जिनकी पहली पीढ़ी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जा रही है, यानी अभी तक उनके किसी भी घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उन्होंने अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजा है। तो ऐसे बहुत से परिवार हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं। इतना ही नहीं, हम इतना भी देख सकते हैं कि जो वर्ग जो साधनों से वंचित रहा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर रहा, उसे सामाजिक न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क भोजन और उनके लिए अधिक मात्रा में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी की गई और आज भी की जा रही है। यहाँ तक कि निर्धन विद्यार्थियों के जो अभिभावक थे उनको ऋण दिए जा रहे हैं, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वे पढ़ लिख सकें, विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे सकें और राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ सकें। कहीं ना कहीं इस तरह की भावना हमें ये बताती है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो और सभी को अपने अधिकारों का प्रयोग करने में स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो इस तरह के सामाजिक न्याय की जो हम बात करते हैं, जो हमारे संविधान में उल्लिखित है, तो कहीं ना कहीं वह समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ खड़ा रखना चाहता है और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना चाहता है। शैक्षिक अवसरों में समानता की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र है भारतवर्ष, उसमें शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान सन 1950 के समय संविधान की धारा 29 में सभी के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। संविधान में यह स्पष्ट लिखा गया कि लोकतांत्रिक भारत में जाति, धर्म और स्तर की परवाह किए बिना सभी अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करने का अधिकारी है। संविधान की धारा 46 में यह लिखा गया कि राज्य के कमजोर वर्गों, विशेषकर
अनुसूचित जाति जनजाति की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी संदर्भ में आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1949, जिसे आप राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसने अपने सुझाव में प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिक्षा सामाजिक स्वतंत्रता का एक महान यंत्र है जिसके द्वारा प्रजातांत्रिक स्थापित होता है और अपने नागरिक में समानता का प्रस्फुटन करता है। यानी जो शिक्षा है वह सामाजिक स्वतंत्रता का एक महान यंत्र के रूप में हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रजातंत्र स्थापित करने की बात करते हैं तो अपने नागरिकों में समानता को लाना शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसी क्रम में आपका कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 में जो बना था, हमारे DS कोठारी ने बहुत ही विस्तृत रूप में माध्यमिक शिक्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे शिक्षा से संबंधित लाए थे वो इस आयोग के माध्यम से। तो उन्होंने शिक्षा के समान अवसर को महत्व देते हुए अपने प्रतिवेदन में यह व्यक्त किया कि प्रत्येक समाज जो सामाजिक न्याय को मूल्य देता है और सामान्य लोगों में सुधार लाने को तत्पर रहता है और सभी उपलब्ध गुणों का इन लोगों में प्रस्फुटन करना चाहता है, उसे जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग के लिए अवसरों की समानता को सुनिश्चित करना चाहिए। यही एक समानता प्रधान और मानवीय समाज के निर्माण की गारंटी होगी जिसमें निर्बलों का शोषण कम से कम हो। तो इस तरह से शैक्षिक अवसरों में समानता की यदि हम बात करें तो सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो व्यक्ति निर्धन हो या अमीर हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने का अधिकार है। हम किसी भी प्रकार का भेदभाव करके बच्चों को उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें उस अवसर से वंचित नहीं कर सकते। शैक्षिक अवसरों की समानता के अर्थ को जाने तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे समाज में लोकतांत्रिक समाजवादी प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र भारत वर्ष में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 द्वारा क्या घोषणा की गई कि शिक्षा किसी वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है, परंतु यह एक सार्वभौमिक अधिकार है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि समान अवसर का अर्थ सभी के लिए एक सा अवसर नहीं, परंतु इसका अर्थ प्रत्येक योग्य व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध कराना है। यानी कि जो हम आयोग की बात को यदि बहुत गंभीरता से लें तो आयोग ने कहा है कि समान अवसर का अर्थ सभी के लिए एक सा अवसर नहीं है। यानी हम अवसर दे रहे हैं व्यक्तियों को, लेकिन वह योग्य व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। यदि व्यक्ति के अंदर योग्यता है और वो उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए वो अवसर वो प्राप्त कर सकता है। यानी इसमें हम भेद नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें सभी